वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम डिस्कशन करें, जिसमें सबसे पहले बात हुई तरबियत के हवाले से कि हमारी तरबियत के उसूल और जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा किस तरह से किया जा सकता है, ये तकाज़े हमसे क्या डिमांड करते हैं, इन डिमांड्स को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसके बस हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन ज़िम्मेदारियों पर भी हमने जो है वो रोशनी डाली। चाहे वालिदैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, साज़ा कराम के हवाले से बात की जाए, या फिर ओवरऑल ये माशरा भी हमारे बच्चों की तरबियत में एक अहम किरदार अदा करता है। हमारे नौजवानों को गाइड करने में, उनको एक्सेप्टेंस देने में एक अहम किरदार है। इस किरदार को हम सब ने मिलकर संवारना है, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। कैसे ला सकते हैं, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे जनाब आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी कि नए रुझानात और रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम करना भी इस दौर की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को हमने ही पूरा करना है। कैसे करेंगे, इस पर भी हम जो है इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें रिदा शहबाज हैं, जुल्फ़िकार जंजुआ साहब हैं और जहाज़ेब खान हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल हम जहाज़ेब से बात करते हैं, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे और रिदा से जानेंगे। रिदा, जैसे हम वालिदैन के किरदार के हवाले से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, वहीं टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जो है वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। उन पर भी बात करना ज़रूरी है कि टीचर्स किस तरह से जो है वो बच्चे को एक अच्छा बच्चा या एक अच्छी तरबियत फ़राहम कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और नए रुझानात से हम आहंग करना एक टीचर की जिम्मेदारी भी तो है। बिल्कुल ऐसे ही है, टीचर की भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, और इससे बढ़कर मुअल्लिम का या किसी टीचर का दर्जा क्या होगा कि नबी पाक ने अपने आप को मुअल्लिम कहा, फरमाया। तो इसमें यह है कि टीचर, अच्छा हम जब तरबियत की बात करते हैं, चाहे वो टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, एक चीज़ तो क्लियर है कि बैलेंस किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर अब यहाँ पे स्टूडियो पे बैठे हैं तो एक टेम्परेचर हमें वो चाहिए जिसमें हम यहाँ पे रेजिस्ट कर सकें। अगर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा तो हम यहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इस चीज़ पे बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बच्चियाँ भी होते हैं। हमारे माशरे में एक बड़ी जहालत वाबस्ता है शुरू से कि बच्चियों को ही सिर्फ किरदार साजी के बारे में बताना है कि आपने अपने किरदार को या दामन को पाक रखना है। हमें बच्चों को भी इसी तरह से ही सिखाना है। हमें जेंडर इक्वालिटी को आम करना है। हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकेंगे, हम जितनी तालीम जितनी तरबियत भी कर लें, कि हमें उसका जो हम बच्चियों को तरबियत सिखा रहे हैं उसका 10% कम से कम किरदार का हम अपने बच्चों को भी सिखा दें कि आपने भी अपने आप को इसी तरह से पाक दामन रखना है। उसके साथ दूसरी चीज़ जो बैलेंस की हम बात कर रहे थे, कि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, ये अल्लाह ताला ने भी हमें इस चीज़ की गुंजाइश दी कि हमसे गलतियाँ होती हैं। ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन एक नॉर्मल इंसान गलतियां करता है। इसी तरह से पेरेंट्स को भी और उस्ताज़ा को भी इस चीज़ को बात को जहन में रखना चाहिए कि बच्चा टीनेजिंग में जब आया है तो वो इस तरह की गलतियां करेगा। अगर हमने उसकी बेस अच्छी बनाई है, उसकी तरबियत अच्छी बनाई है, तो हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए और हमें इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी तरबियत पे कि एक दिन वो सही रास्ते की तरफ लौटेगा। हमें साथ साथ उसकी काउंसलिंग जारी रखनी है, लेकिन ये नहीं कि उसकी हर गलती पे थप्पड़। इट मींस कि हम उसको फिर खुद ढीठ बना रहे हैं। हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से उस्तादा भी, आप देखें आए दिन न्यूज़ में हम सुनते हैं किसी उस्ताद ने इस कदर तशद्दुद किया कि बच्चे की डेथ हो गई या वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया, और फिर उस्ताद को सज़ा मिलना ना मिलना तो बात की बात है ना। उस बच्चे की जो ब्लैंक स्लेट है, जो माइंड है, उस पर क्या असर पड़ रहा है कि मेरे साथ उस्ताद का एक ऐसा रवैया, तो वो फिर किस पे ट्रस्ट कर सकेगा? वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ हम भी करते हैं, एज अडल्ट हम बड़े लोग भी करते हैं, तो फिर वो तो बच्चा है, तो हमें इन गलतियों को जज्ब करना भी सीखना चाहिए और काउंसलिंग के साथ साथ चलना चाहिए। बल्कि बाज़ औक़ात बच्चों को गलती का मौका खुद देना चाहिए, बेशक एक नज़र उस पर रख के कि वो गलती जब करेगा, क्योंकि गलती से इंसान सीखता है। गिर जाना, कभी ना गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिर के उठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। गिर के अगर जब हम बच्चे को फिर और ही गिरा देते हैं, उसको मजीद डांट के कि तुम हो ही ऐसे, डिस्करेज कर देते हैं, उसको स्नब कर देते हैं कि तुमसे तो कुछ होगा नहीं, तुम नहीं कुछ कर सकते, तुम तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, देखो फलां का बच्चा कामयाब है, तुम कभी कामयाब ही नहीं हो सकते। ये बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें कॉमनली अपने माशरे में दिखाई देती है। एक टीचर बच्चे को कैसे डिमोटिवेट करता है, तुम तो हो ही ना लाए, तुम्हारे लास्ट टाइम कम थे मार्क्स, अभी उससे भी कम है। हमें बजाय उसको मोटिवेट करने के, एक ये साइकोलॉजिकल एक ये भी फिनोमेना है, जब हम पॉजिटिव चीज़ों को शेयर करते हैं, जब हम पॉजिटिव अप्रिशिएशन करते हैं, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। ये ह्यूमन साइक, अगर मैं भी आपके पास बैठी हूँ, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें तो आप में ऑलरेडी जो है वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी और बड़ी
जब हम रीइंफोर्समेंट एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को रिवार्ड देते हैं बातों से, लेकिन अगर हम नेगेटिव करते हैं ना कि तुम बुरे हो, तुम मजीद बुरे हो गए, तो वो मजीद उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर होता है, वो मजीद डाउन हो जाता है। इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी हमें बताएं कि साइकोलॉजिकली बच्चे पर क्या असर होता है, उसके जहन में कैसे पैटर्न्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जब उसको मुसलसल डिस्करेज किया जाता है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है या उसको सपोर्ट नहीं मिलती कहीं से। एग्जैक्टली देखिए, एक बच्चा अगर अपनी पूरी मेहनत और लगन से पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो पेरेंट्स की नज़रों में अच्छा हो जाए, नज़रों से क्योंकि उसको प्यार मिले, लेकिन जब हमेशा से उसको डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तो फिर ऑफ कोर्स उसके ब्रेन पे ऐसे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो कि उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। जब वो ये एक नेचुरल एक केमिकल है डोपामिन, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हमारे ब्रेन जो होता है उसमें डोपामिन रिलीज होना शुरू, जिससे हमें बाकायदा खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो बड़े पूरी तरह से अपनी मेहनत से पूरी कोशिश करके एक चीज करके लाया, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो स्काई पे है, आसमानों को छू रही हैं, तो फिर बच्चा अगर उनको मीट नहीं कर सकता तो फिर ऑफ कोर्स वो होपलेस हो जाएगा। साइकोलॉजिकली उसमें फिर डिप्रेसिव सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएगा, वो मजीद जो है आने वाले इवेंट्स के बारे में एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा और वो अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे सकेगा। हमें बच्चे को एक चीज ये सिखानी है कि आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना, आपने नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने। वो हम किस तरह से सिखाएंगे, जब हम उसके साथ नेगेटिविटी का बर्ताव नहीं करेंगे, हम उसको सब पॉजिटिव ही करेंगे, तो ये पॉजिटिविटी ही है जो हमें आगे लेकर जा सकती है। नेगेटिविटी तो हमें फिर दोबारा से प्रेस कर देगी। और हमें बच्चे को रियलिस्टिक थिंकिंग भी सिखानी है। एक होता है पॉजिटिव कि नहीं तुम तो फर्स्ट ही आओगे, उसमें वो बच्चा इतना एक्साइटेड होता है, हो सकता है दूसरा साथ वाला बच्चा फर्स्ट आ जाए, तो फिर अभी क्या, अभी हमने तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग दे रहे थे, नहीं हमने ना नेगेटिव देनी है ना बहुत ज्यादा हमें उसको ऑप्टिमिस्टिक करना है, हमने उसको बैलेंस्ड के साथ रियलिस्टिक करना है। बेटा मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, इस दफा नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाओगे। और कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए ऑप्शंस तैयार करना भी वालिदैन की और टीचर्स की जिम्मेदारी है। जुल्फ़िकार साहब, इसमें क्या ऐड करेंगे कि अगर हमने एक ट्रैक दिया बच्चे को और हमने एक फ़ैसला उस पर इम्पोज किया कि तुम डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो, टीचर ही बनो, और वो बच्चा वो गोल अचीव नहीं कर सका, तो उसको रीअटेम्प्ट के कल्चर के ऊपर लाना या फिर उसके लिए मज़ीद ऑप्शंस और मज़ीद प्लानिंग्स लाना भी टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें अपने माशरे में नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये है कि जैसे लास्ट इन्होंने बात की, हमारे इदारों के अंदर हमें स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक नहीं सिखाया जाता कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक, हमें नहीं सिखाया जाता। हमें कामयाबी की बहुत बात की जाती है कि सक्सेस कैसे हासिल करनी है, नाकामी को फेस कैसे करना है ये नहीं बताया जाता। ये बड़ा गैप है। अब जैसे रिदा कह रही थी कि हमें बच्चों को ये तो कहा जाता है कि तुमने फर्स्ट आना है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है अगर वो नहीं आता तो क्या है, तुम फुटबॉल मैच जीत गए, तुम क्रिकेट मैच जीत गए, तुम हार भी गए। तो नाकामी और कामयाबी दोनों जो है ये वालिदैन ज़रूर कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इस पे क्लियर है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो इदारे से भी ज़्यादा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं क्योंकि बच्चा बहरहाल एक मैक्सिमम टाइम गुजारता है उनके साथ। अच्छा, अब ये हम जो सोचते हैं, जो हमारी ख्वाहिश होती है कि अच्छा हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैं आपसे एक डाटा शेयर करता हूँ, लास्ट ईयर का डाटा है। पाकिस्तान के अंदर 64,000 बच्चे और बच्चियों ने मेडिकल का टेस्ट दिया, 3500 सीट्स, 3500 सीटों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हर दूसरा वालिद या वालदा जो हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। अब 3500 सीटों के ऊपर, अच्छा वो सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े शाइनिंग होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आपके पास सीट्स ही ऐसी हैं और आपने यही कहा कि अगर तुम इंजीनियर नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, तुम नाकाम हो। अब ये मामला जो शुरू होता है ये स्कूल से होता है। पाकिस्तान के इदारों के अंदर अगर हम लोग चले जाएं, ख़ास तौर पे इनकी जो फील्ड है, ये जाके बच्चों को देखें और फिर काउंसलर आ जाएं, काउंसलिंग करें और वो कहें कि अच्छा जी आपका बच्चा जो है ना बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, तो यहाँ तो वालिदैन सर फाड़ दें। आपका बच्चा तो जी बेहतरीन ये मैकेनिक बन सकता है, उसका जहन इस तरह, वो बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता है, तो वालिदैन तो उसको कबूल करने को तैयार नहीं। अब वो बच्चा जब उस स्टेज पे चला जाता है, मैट्रिक से निकल इंटर तक, तो वालिदैन कुछ और चाह रहे होते हैं, वो कुछ और सोच रहा था, वो नई चीज़ बन के निकलता है। मैं तो अपने बहुत सारे फेलोज को जानता हूँ, बहुत सारे सीनियर्स को जानता हूँ कि वो इसी कश्मकश में वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आखिरकार वो वही जो हमारा आसान होता है कि अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। ठीक है, कामयाबी का दारोमदार इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दो चीज़ों के ऊपर है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों का अगर ताल्लुक जो है या आपका अपना एक मैं हूँ या आप हूँ, उनका रब से अच्छा ताल्लुक है और आप प्रोफेशनली बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आप कॉम्पिटेंट हैं, तो फिर कामयाबी हो सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन कामयाबी अगर आप कहेंगे मैं प्रोफेशनली बड़ा कॉम्पिटेंट हूँ या बड़ी कॉम्पिटेंट हूँ
और इसी तरह मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और बाकी बीइंग अ मुस्लिम सारी चीज़ों को छोड़ दें, ये कामयाबी में भी हो लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को आप देखें तो मैं 4 या 5 चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर वो वालिदैन कर लें, सबसे पहले अपने बेटे और बेटी के ऊपर इत्मीनाद करें। बहुत अच्छा, ये इतना बड़ा गैप है, इत्मीनाद नहीं करते। हम इस स्टेज से गुजरे हैं, हमें पता है तुम क्यों कह रही हो, तुम क्यों कह रहे हो। आप ये जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, रीज़न ये है कि आप इत्मीनाद ही नहीं करते, आपका इतना रिलेशन स्ट्रांग ही नहीं है, आपकी बाइंडिंग ही नहीं है। बल्कि मैं ये यहाँ तक कहता हूँ कि अगर बीइंग अ पेरेंट्स आप अगर बच्चों के आइडियल नहीं है, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, तो उनका आइडियल ABC कोई और है, पेरेंट्स नहीं है। मैंने तमाम चीज़ें गलतियों से सीखी बीइंग अ फादर। मेरी एज अ फैमिली मेरे घर में डेली फैमिली सर्कल होता है जिसमें हम अहलिया और बच्चे बैठते हैं। मैं सबको सुजेस्ट करता हूँ, आप बताएं कि व्हाट यू लाइक इन बाबा एंड व्हाट यू डिसलाइक इन बाबा। सही। मेरे बच्चे समझते हैं कि मुझे फ़ोन के ऊपर घर के अंदर बहुत बिजी नहीं होना चाहिए, तो मुझे ये मानना चाहिए कि ये टाइम उनका है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप गलती करते हैं तो आप बच्चों के सामने सॉरी करें, उससे बच्चा ये सीखेगा कि मैंने कहीं सॉरी करनी है तो वो सॉरी करेगा। बिल्कुल। इसी तरह से आप कहीं पे आप पे आजमाइश आती है तो आप बच्चों के सामने ये उनको इनकलकेट करें कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक फैमिली सर्कल की सूरत में। इसी तरह आप पूछें बच्चों के अंदर कि आप कौन सी चीज़ आपको बाबा या मामा की पसंद है। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस से जब गुजरा तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि आप मेरे बहुत आइडियल हैं, लेकिन एक काम मैं बड़ा होकर नहीं करूँगा, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। अब देखें, आई नीड टू थिंक, बिल्कुल बीइंग अ फादर, कि ये 3-4 साल पहले उसने मुझे कहा कि मैं इतना बिजी नहीं रहूँगा, बाकी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं और आप मेरे आइडियल। अब ये मेरा डिसीजन है कि मेरे बच्चे को मेरा टाइम चाहिए या मसरूफियत, वट एवर द रीज़न फॉर, मुआशी वो है या मुशर्ती है कि मैंने वो चीज़ें बच्चों के लिए करनी है या मैंने उसे अपना टाइम देना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर दूसरी इत्मीनाद के बाद दूसरी चीज़, आप बच्चों को टाइम दीजिए। आप बिलीव करें, आप बच्चों को टाइम देंगे, एक बेहतरीन बच्चा आप तैयार करेंगे जिस पे पूरा मुआशरा भी इत्मीनाद करेगा और आप खुद भी इत्मीनाद करेंगे। बच्चों को टाइम चाहिए होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम बड़ी छोटी सी चीज़ है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जाजेब साहब ने मुझे कॉल की फॉर एग्जांपल, ये बहुत छोटी सी बज़ाहिर बात है लेकिन ये मैं इससे गुजरा हूँ। तो मैंने बच्चों के सामने कहा कि मैंने जाजेब अक्ल को कॉल की थी, तो बच्चा फ़ौरन कहता है कि उन्होंने आपको कॉल की। ठीक है, वी आर ऑन द वे कि हम जो है वो सच टीवी के इस मॉर्निंग शो में आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम कहीं पहुंचे हैं रास्ते में किसी नियर प्लेस में और आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप उस जगह पे नहीं पहुंचे लेकिन यू आर कम्युनिकेटिंग कि मैं इस प्लेस पे हूँ। बच्चा फौरन ऑब्जर्व करता है कि नहीं, आप तो ऐसी जगह पे नहीं है, आप ये क्यों बात कर रहे हैं। अब ये बज़ाहिरन छोटी छोटी हैं लेकिन बच्चे इतनी जल्दी। इसी तरह आप घर पे हैं, आपके कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिनसे आप नहीं मिलना चाहते फॉर एग्जांपल, तो आप बच्चे को ही यूज़ करते हैं कि कह दो बाबा घर पे नहीं है, मामा घर पे नहीं है, तो बच्चा वैसे ही बोलता है। बहुत अच्छा और बहुत ज़हीन बच्चा तो वो कहता है कि बाबा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये वो चीज़ें, तो ये तीसरी चीज़ है। ये बज़ाहिरन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम, लेकिन इनके असरात बहुत गहरे हैं। अगर हम समझें तो उस बच्चे की पर्सनैलिटी पर ये एक छाप छोड़ जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो फिर उसकी भी पहचान बनना शुरू हो जाते हैं। जाज़ेब, कितना ज़रूरी है कि बच्चों को नए रुझानात के हवाले से बताया जाए, स्पेशली अगर नौजवानों के हवाले से बात करें तो इस वक्त हमारे दौर के ये तकाज़े भी हैं जो कि हमसे डिमांड करते हैं कि हम नई अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से उनको बताएँ और फिर माशरे में भी उसकी एक्सेप्टेंस डेवलप करें। देखिए, ये बहुत ही अहम नुक्ता है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी कौम या हमारे मुल्क के जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें इस नुक्ते की शायद अब तक समझ नहीं आई। देखिए, आज से बहुत पहले मेरी एक तंजीम जवान पाकिस्तान जो कि यूथ पे मुश्तमिल है, मैंने आज से बहुत पहले उस वक़्त के हाई कमीशन एजुकेशन हाई कमिश्नर को एक ख़त लिखा और उसमें मैंने एक सजेशन दी उनको कि जनाब तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आप एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर बनाएं। बिल्कुल बनाएं, एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर बनाएं और अगर आप चाहते हैं हमारी खदमात तो हम हाजिर हैं अपनी खदमात फ्री ऑफ कॉस्ट देने को। अच्छा, ये कैरियर काउंसलिंग सेंटर क्या चीज़ होती है? जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि ये बुनियादी तौर पे घर से स्टार्ट होता है कि ये वालिद या वालदा का काम है कि आप अपने बच्चों का कैरियर काउंसलिंग करें। ठीक है जनाब। अब मुझे याद है वो दौर जब मैं किसी से क्वेश्चन करता था आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो वो उनके पास 3 ऑप्शन होते थे, या फ़ौज में जाना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है। इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती थी।
और जब मैं उनसे पूछता था बेटा आप साइंटिस्ट नहीं बनोगे, तो वो सर खुजाना शुरू कर देता था कि साइंटिस्ट भी कोई चीज़ होती है। अच्छा आपने बैंकर नहीं बनना, अच्छा आपने कॉर्पोरेट बैंकर नहीं बनना, अच्छा आपने मीडिया की तरफ नहीं जाना। बच्चा खामोश। बच्चे को ये पता ही नहीं है कि दुनिया में और भी बहुत सारे जो हैं वो सितारे हैं जिस पे हम कमेंट डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते। करियर काउंसलिंग का फुकदान यकीनन है। हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की, हमारी यूथ जो है वो 64% पॉपुलेशन जो है वो हमारी यूथ की है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन नौजवान नस्ल की है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा जो नौजवान है, हर साल मेरा नौजवान 4 मिलियन ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी से, 4 मिलियन ग्रेजुएट होता है कमोबेश, और इस 4 मिलियन में से 0.1% को मिलती है जॉब। अब आप बताएं वो जो बाकी बल्क जमा हो रहा है हर साल, वो कहाँ जाएगा? स्ट्रीट क्राइम्स, चोरी चकारी, जाहिर सी बात है कि वो कोई शॉर्टकट्स ढूंढेगा अपने आप को सर्वाइवल के लिए। वजह क्या थी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ एकेडेमिया पे फोकस किया, हमारे स्कूलों ने सिर्फ एकेडेमिया पे फोकस किया, हमारे स्कूलों ने कोई स्किल्स नहीं प्रोवाइड किए, हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने कोई स्किल्स प्रोवाइड नहीं की। मैं आज बड़े वाज़े तौर पे ये कह रहा हूँ कि हमारी मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज़ फेल हैं, हमारे मुल्क के तमाम एजुकेशनल इदारे फेल हैं, क्योंकि आप स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे। आपने MBA पढ़ाया, आपने क्या स्किल्स प्रोवाइड की एक नौजवान को? आप उनको स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि जब वो माशरे में बाहर निकलें तो वो एक दूसरे के दर पे रोजगार मांगने से बेहतर है कि अपना रोजगार खुद जनरेट करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जहाँ से यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स का भी कसूर है कि वो ऐसी पॉलिसी बताएं, ऐसी पॉलिसीज बल्कि बनाएं कि जिससे ये पता चल सके जो प्रोडक्ट तैयार हो रही तो ये आया उसकी खपत मौजूद भी है, उनको कहाँ पे कौन सी स्पेस मिलेगी या मिलनी नहीं है, तो फिर उनको भी किसी तरह से ग्रूम किया जाए। पड़ोसी मुल्क में आप यकीन माने कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब जो है वो अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। ऐसे ही है। अब वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स आ चुका है, वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स आ चुका है। हर दूसरा बच्चा IT एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है, IT स्टार्टअप्स में जाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर से रिक्रूटर्स आ रहे हैं और पड़ोसी मुल्क में बैठकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइडियाज़ ले रहे हैं अपने उनकी यूथ से, और फिर जो बेहतरीन आइडियाज़ लेके सामने आते हैं, जो बेहतरीन प्रोटोटाइप्स लेके सामने आते हैं, उनको इंडक्ट किया जाता है या उनको फाइनेंसेस दिए जाते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करें। और फिर क्या होता है कि दुनिया की बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स जनरेट होते हैं, दुनिया को बेहतरीन एंटरप्राइजेज मिलते हैं। अब आप सोचें, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हुकूमत के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको जॉब दे सके, और ये दुरुस्त है। गवर्नमेंट के पास नहीं है कैपेसिटी कि वो आपको जॉब दे सके। हाँ, वो आपको वो माहौल पैदा कर सकती है कि आप जॉब जनरेट करें। सही। तो आपने अब जॉब जनरेट करनी है। अब ये काम है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे तालीमी इदारों का कि वो स्किल्स प्रोवाइड करें। ये काम है काउंसलिंग का कि आप अपने बच्चों को काउंसिल करें कि जनाब इस दुनिया में और भी बहुत सारे इदारे हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो दुनिया का एंड नहीं हुआ, अगर आप फौज में नहीं गए तो दुनिया का एंड नहीं हुआ, आप तो दुनिया में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, आप मेडिसिन में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। तो दुनिया में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर ये ऑप्शंस पहले तो वालिदैन ने अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी है और फिर यूनिवर्सिटीज़ ने उनको स्किल प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल। वो तमाम यूनिवर्सिटी जो स्किल प्रोवाइड करेंगी, वहाँ से जो हमारा ये 4 मिलियन का जो बल्क निकलेगा हर साल, इस 4 मिलियन में से स्ट्रेट अवे जो आपका हाफ बल्क है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब हो जाएगा, स्टार्टअप्स की तरफ राग़िब हो जाएगा। आप सोचें कि आपके मुल्क में अगर एक साल में 300 से 400 एंटरप्राइज इंट्रोड्यूस होते हैं, आपकी ग्रॉस GDP में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान अगले 5 सालों में ऐसी छोटे छोटे एंटरप्राइजेस की वजह से जो ग्रॉस GDP में कंट्रीब्यूशन होगी, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिकली वो कितना आगे तक जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी पॉलिसीज हैं जो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिसी मेकर्स ने बनानी है। मगर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पिछले 8 महीने से स्कूल ही बंद है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो तालीम को ही बंद कर दिया गया, तो पॉलिसी कहाँ से मेक होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक अलमिया है कि हमें ना सिर्फ उनको जो है बावर करवाना है कि दुनिया में और भी जहां है जिस पे आप और भी सितारे हैं जिस पे आप कमेंट डाल सकते हैं, और भी प्रोफेशंस हैं दुनिया में जहां पर आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर करें अपने आप को। उसके लिए काउंसलिंग जरूरी है, कैसे जरूरी है और कितनी जरूरी है, इस जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर जो है वो सोल्यूशंस और सजेशंस पे बात करेंगे। अपने तीनों मेहमानों से एक ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।